नमस्कार। आज की कहानी है समझ। हम दोनों की आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। वो बोलता जा रहा था और मैं अपना रोना रोकते हुए बस हाँ ना में जवाब दिए जा रही थी। वह से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना बर्थडे अधूरा है मेरा। आप तो बड़ी हो ना दीदी, आप ही मुझे डांट देती, आकर एक थप्पड़ लगा देती। ऐसे एकदम से बात ही करना छोड़ दिया। बात मैंने करना छोड़ा? मैं भर्राए गले से बोली। बात करना तो तुमने छोड़ा था ना विभू, है ना? बताओ बताओ ना। कोई मेरा गाल थपथपा रहा था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली, देखा जज सामने खड़े थे। सपना देख रही थी ना? हालात देखो अपने, चेहरा आंसुओं से तरबतर है। जलज ने मेरे आंसू पोंछे। सपने में भी विभू विभू बड़बड़ा रही थी। मुझे तो तुम भाई बहन का ये नाटक समझ नहीं आता। पता नहीं किस बात पर लड़ बैठे हो दोनों आपस में। लड़ाई नहीं खत्म करनी है, बस रोती रहेगी यहाँ बैठकर। तुमने आज वैभव को विश भी नहीं किया ना? मैंने फ़ोन किया था तो पूछ रहा था कि दीदी कहाँ है। अब कुछ बोलेंगी भी? मैं इनका हाथ झपट कर बाथरूम की ओर भागी और अंदर जाकर फपक कर रो पड़ी। क्या बताऊं इनको कि राई जैसी बात थी और पहाड़ जैसी दूरियां हो गईं। विभू मुझसे हर बात साझा किया करता था, चाहे बिजनेस के उतार चढ़ाव से उपजी आर्थिक समस्या हो या जीवन साथी से मनमुटाव के बाद उपजी भावनात्मक। जब तक मुझसे बात नहीं कर लेता था, परेशान सा घूमता रहता था। दीदी, आप भी ना हमेशा प्रीति की तरफदारी करती हैं, मुझे ही समझाती रहती हैं, उसको कभी कुछ नहीं कहती। भाभी है ही इतनी अच्छी, तू ही है नालायक, लड़ता रहता है उससे। आज घर जाकर लड़ाई खत्म कर। मैं हर बार बात टाल जाती थी, हालांकि प्रीति के विद्रोह में दबी चिंगारी एक दिन आग बनकर सब कुछ तहस नहस कर देगी, ये भी मुझे दिख गया था। बात बात पर पापा मम्मी को जवाब देना, वैभव से भी नाराज होकर हफ्तों मुंह फुलाए रहना, घर के काम को भी बोझ की तरह ढोना। मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ था शादी को। ऐसे में ये रवैया खटकता तो मुझे भी था, लेकिन दो कारणों से मैंने मुंह पर चुप्पी लगाई हुई थी। पहला तो ये कि शादीशुदा ननंद मेहमान की तरह ही आए तो ठीक है, और दूसरा कारण था कि भाई की अपनी पत्नी में आसक्ति भक्ति का रूप लेती जा रही थी, जिसको टोकने की गलती एक बार करके मैं भुगत चुकी थी। विभू, तुम बुरा नहीं मानना जैसा कि तुमने बताया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि हर बार मम्मी की जगह तुम खड़े रहकर देखो तो शायद। एक सुबह की महाभारत में मम्मी से ज़्यादा मुझे प्रीति की गलती दिखी तो हिचकिचाते हुए मैंने अपनी बात रख दी। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? गलती मम्मी की नहीं थी। अरे प्रीति बेचारी तो बस इतना ही कह रही थी। उसके बाद की सारी वृत्तांत में प्रीति बेचारी ही बनी रही, फिल्मों की दुखियारी बहू के रूप में, और मैं अपने आप को दुष्ट ननंद के रूप में देख देख कर अपराध बोध में डूबती रही। उस दिन के बाद ये शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मुंह बंद रखना है। होती रही दुनिया इधर उधर। क्या बात है, आज बहुत सुबह सूरज निकल गया तेरा। एक इतवार तो ठीक 7 बजे विभू का फ़ोन देकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रात पर सोया नहीं दीदी, बस लग रहा था कब सुबह हो, कब आपको फ़ोन करूं। उसका स्वर भीगा हुआ था। मैंने देखा जलज अभी सो रहे थे। मैं बिना आवाज़ किए चुपचाप फ़ोन लेकर बालकनी में आ गई। क्या हुआ? कुछ बात हुई है घर में मम्मी पापा से? पता नहीं दीदी, कौन गलत है कौन सही है। मम्मी पापा कुछ भी कहे इसको खराब लग जाता है। कोई बात नहीं, ये सब तो हर घर में चलता रहता है। तुम ठीक हो? मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन पिछली बार की कटु स्मृति मेरा मुंह पकड़े हुए थी। मेरी किसको पड़ी है? ना मैंने कल सुबह कुछ खाया, ना रात को। प्रीति की तरफ से बोल दिया तो माँ नाराज़ है, बात नहीं कर रही। उधर प्रीति अपना बैग लगा रही है मायके जाने के लिए, जबकि मैं बुखार में हूँ। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो माँ को फ़ोन करके समझाया, फिर भाभी को। सब कुछ सामान्य होने के बाद
वैभव को फ़ोन किया। देखो विभू, प्यार और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन हर बात की एक हद होती है कि नहीं? चलो, सास बहू की आपस में नहीं बनती। भाभी को तुम्हारा ध्यान तो रखना चाहिए। तुम अपने संबंधों में अपनी इज्जत तो मान कर रखो। भावावेश में पता नहीं मैं क्या क्या बोलती जा रही थी, बिना ये याद रखे कि इसकी सुलह तो हो चुकी है और अब ये फिर से उसी भक्ति मोड़ में जा चुका होगा। ऐसा नहीं है दीदी, प्रीति बहुत ध्यान रखती है मेरा। आप फालतू ही ये सब मत सोचिए। वो तो पता है कितना ध्यान रखती है। क्रोध मेरी जीवा को भटक रहा था। एक बात बताऊं, जितना आप जीजाजी का रखती हैं ना, उससे तो ज़्यादा ही रखती है। मुझे याद है सारे किस्से। एक हृदयबोधी वाक्य उधर से आया और कलेजा छलनी कर गया। अक्सर ऐसा होता था कि भाई भाभी के संबंध सुधारने के लिए, भाभी की फूहड़ता को ढकने के लिए मैं अक्सर मन घड़त किस्से सुना दिया करती थी। जैसे आज तो मैंने इनसे भी यही कहा कि आप बहुत आलसी हो गए हैं ना। फिर यार, अरे मेरे यहाँ खुद नहीं यही हुआ। इसके कपड़े प्रेस वाले को देना मैं भूल गई। मुझे नहीं पता था कि इन शास्त्रों का उपयोग वो मेरे ऊपर ही करेगा। मैं आहत थी, थोड़ा कट गई। उसे भी जुड़े रहने में हानि ही दिखी होगी। दूरियां बढ़ती गई। दिन भर संदेशों के आदान प्रदान से बीतने वाले दिन अब तू सुने थे। उसका पता नहीं, मैं जितना रो सकती थी रो चुकी थी। भाभी और माँ से औपचारिकता बातें होती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुने एक अरसा बीत चुका था। अक्सर उसके पुराने संदेश पढ़कर रो लेती थी। कुछ लिखती थी लेकिन भेज नहीं पाती थी। आज फिर बहुत रोने की इच्छा हो रही थी, बहुत देर तक, बहुत तेज। बाहर आओगी या अंदर ही रोती रहोगी? इनकी आवाज़ सुनकर मैं बाहर आई। इन्होंने बहुत प्यार से मुझे कुर्सी पर बैठाया। देखो, हालात देखो अपनी। तुम बड़ी हो ना, कोई बात खराब लग गई तो माफ़ कर दो। ये लो फ़ोन, एक मैसेज ही भेज दो। जलज कितना परेशान थे मुझे देखकर। मैंने कुछ सोचकर फ़ोन लिया, एक जन्मदिन संदेश टाइप किया और भेज दिया। एक पल के अंदर जवाब आया, दीदी मैं सुबह से बार बार फ़ोन देख रहा था। आप नाराज़ हैं ना? मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। अभी बताऊं या फ़ोन पर? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखें डबडबा गई। इतना अधीर हो रहा है सच में। मैं भी कहाँ नाराज़गी लिए बैठी थी। उसको फ़ोन मिलाने लगी, अचानक हाथ रुक गए। जलज को देखकर अपराध बोध हुआ। इन सब में ये कितना परेशान हुए, मेरे दुख से दुखी, मेरे सुख में सुखी। मैंने एक लंबी सांस लेकर टाइप करना शुरू किया। तुम बार बार फ़ोन देख रहे थे तो खुद को क्यों नहीं किया? मैं नाराज़ थी, तुम जानते थे। तुमने तो एक भी कोशिश नहीं की सब ठीक करने की। तुमने कहा तुम परेशान हो। कौन परेशान नहीं है? अपनी समस्याएं खुद सुलझाने की कोशिश करो। बच्चे नहीं हो अब तुम। और हाँ, अभी तो तुम्हारे जीजा जी के साथ बाहर जा रही हूँ। रात में या कल फ़ोन करूँगी।